एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपने आगे की डिस्कशन को। आज हम बात करेंगे 18वीं सेंचुरी के अंदर भारत के अंदर सामाजिक जो सोसाइटी थी, हमारी जो सोशल कंडीशंस थी वो कैसी थी। एक एक करके सारे डायमेंशन को जानते हैं। सबसे पहले जो सोशल कंडीशन, जो सोशल फैब्रिक भारत के अंदर 18वीं शताब्दी के अंदर जो एग्जिस्ट कर रहा था, उसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं। रटने वाली कोई चीज़ नहीं है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बस आपको समझना है। जो याद करने वाली चीज़ होंगी वो मैं आपको पहले बता दूंगा। तो सोशल लाइफ और कल्चरल लाइफ 18वीं शताब्दी के अंदर स्टैग्नेटेड थी और वो पास्ट के ऊपर डिपेंडेंट थी। पास्ट कैसे? जो पास्ट में लेटर वैदिक एज के बाद हमारे समाज का जो विभाजन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास को लेकर लोगों को ऊंच नीच के बेसिस पर देखा जाता था, छुआछूत चलता था हमारे देश में, अनटचेबिलिटी। ये अभी शुरू नहीं हुआ था, ये पास्ट में शुरू हुआ था और वही ट्रेंड खिंचा हुआ चला है यहाँ पर, और ये काफ़ी हद तक हावी था इस ज़माने के अंदर। हमारे देश का जो सोशल लैंडस्केप था 18वीं शताब्दी के अंदर, वहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है, एक मिक्सचर का एलिमेंट देखने को मिलता है। रिलीजियस आइडेंटिटीज़ थी लोगों की, रीजनल आइडेंटिटीज़ थी, कुछ ट्राइबल लोग थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, क्लास के अंदर लोग बटे हुए थे। देखो, कास्ट होता है दोस्तों, जब आप किसी को ऐसे देखते हो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसके अंदर भी सब कास्ट होती है। क्लास होता है अमीर, गरीब या फिर मिडिल क्लास को देखना, ठीक है। वो पैसे के बेसिस पर देखा जाता है कास्ट, क्लास। और कास्ट आइडेंटिटीज भी हमारे देश में थी। तो लोग जनरली हमारे देश में डिवाइडेड थे, हायर कास्ट के लोग और कुछ लोअर कास्ट के लोग, ठीक है। तो रिलीजन के बेसिस पर हमारे देश में कैसे कैसे लोग जो थे अलग अलग तरीके के यहाँ पर रह रहे थे 18वीं शताब्दी के अंदर। हिंदूज थे, मुस्लिम थे, सिख थे, क्रिश्चियंस थे और दूसरे सोशल ग्रुप्स थे यहाँ पर। उनके बीच में रिलीजियस डिफरेंसेस जो थे वो यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे। रीजन के बेसिस पर डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा थी। लोग अलग अलग जिस रीजन के साथ एसोसिएट कर अपने आप को एसोसिएट करते थे, जहाँ पर रहते थे, तो उन किंगडम्स और वहाँ के राजाओं के प्रति अपनी लॉयल्टी को वो शो करते थे, ठीक है। भले ही उनका शोषण हो रहा है, भले ही उनको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, लेकिन राजा उनके लिए मालिक था। जिस किंगडम में वो रह रहे हैं, अपनी जगह को छोड़ने के लिए, किसी और नई जगह पर जाने के लिए वो इतनी इजीली एग्री नहीं करते थे। ट्राइबल कम्युनिटीज यहाँ पर हमारे देश में रहती थी, जिनके अपने खुद के रीति रिवाज, परंपरा वगैरह थी। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, जिनके भाषा के अलग अलग डायलेक्ट्स भी थे। जैसे हिंदी की लिपि होती है ना, देवनागरी, तो यहाँ पर अलग अलग भाषा जो लोग बोलते थे उनकी अपनी खुद की लिपि भी थी, ठीक है। और कास्ट सिस्टम बहुत डीपली रूटेड था हमारी सोसाइटी में 18वीं शताब्दी में, जिसकी वजह से सोशल इक्वालिटी जो थी वो दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं थी, ठीक है। अब ये जो डिविजन्स है, इसने सोसाइटी को तोड़कर रखा। और इंडिया, जो जैसा हम जानते हैं, आज इंडिया को हम कहते हैं कि देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो वो यूनिटी और प्रोग्रेस पूरी तरीके से नहीं थी यहाँ पर 18वीं शताब्दी के अंदर। वैसे आज भी नहीं है, ठीक है। कह देते हैं हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, है प्रॉपर तरीके से आज भी नहीं, ठीक है। अब एक एक करके अलग अलग सोशल फैब्रिक्स को हम जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक विभाजन कैसे हो रखा था भारत के समाज का। सोशल हिरार्की को सबसे पहले समझते हैं। टॉप पर कौन था, नीचे कौन था। टॉप पर जिस भी किंगडम का जो एम्परर होता था वो होता था, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम पावर होती थी। हिरार्की के सबसे टॉप पर राजा महाराजा हुआ करते थे। उनके नीचे फिर उनके चमचे, जो नोबिलिटी जो थी, जो उनके नोबल्स थे, उनके दरबार में जो लोग काम करते थे वो होते थे। डिफिकल्टीज कभी कभार इनको होती थी, लेकिन इनको शानो शौकत और अय्याशी की आदत थी, तो दे लिव्ड अ लाइफ ऑफ लग्जरी डिस्पाइट फेसिंग डिफिकल्टीज। के राजा महाराजा का एम्पायर कभी ध्वस्त भी हो गया, लेकिन जीते जी इतना पैसा निचोड़ लेते थे कि लग्जूरियस लाइफ जो है वो बिता सके। फिर थे मिडिल क्लास, जो कि स्मॉल और फ्रूगल क्लास थे। फ्रूगल का मतलब होता है साइलेंट थे ये, और उसके अंदर आते हैं आपके छोटे छोटे मर्चेंट, शॉपकीपर्स, लोअर रैंकिंग एम्प्लॉयज और सिटी के अंदर काम कर रहे जो कारीगर थे। और फिर थे लोअर क्लास के अंदर लोग जो कि इम्पोवरिश थे, थोड़ा है थोड़े की जरूरत बिताने वाले जो लोग थे। गांव के अंदर जो किसान जो थे वो आते हैं इसके अंदर, गांव के अंदर रहने वाले जो कारीगर जो थे वो आते हैं। और ये इकोनॉमी की बैकबोन थे, क्योंकि पूरे ग्राउंड लेवल पर जो मटके, घड़े वगैरह बनाने का काम था, जो धोबी थे, वो सारा का सारा ग्राउंड लेवल का काम जो है वो यही करते थे, ठीक है। अब कल्चरल और सोशल पैटर्न्स हमारे देश में कंसिस्टेंट नहीं थे। ये जो डिविजन्स है हमारे देश में, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, रीजन के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, ट्राइब्स के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर और कास्ट के बेसिस पर आपको भारत के अंदर देखने को मिलते हैं ये विभाजन। कास्ट सिस्टम की अगर हम बात करें, कास्ट सिस्टम एक प्रोमिनेंट एस्पेक्ट था जो कि हिंदू सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ था, जहां पर लोग जो थे अलग अलग वर्ण और जाति के अंदर डिवाइडेड थे।
4 वर्ण होते हैं, आप जानते हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो थे जनरली देवर प्रीस्ट एंड टीचर्स, क्षत्रिय जो थे देवर वॉरियर्स एंड रूलर्स, वैश्य जो थे वो थे ट्रेडर्स और मर्चेंट्स, और जो शूद्र जो थे वो किसान थे या कारीगर थे या लेबरर्स थे। और इस कास्ट सिस्टम के बियॉन्ड, आउटसाइड द कास्ट सिस्टम जो आते थे वो थे दलित्स, ठीक है। उनको अनटचेबल्स की तरह ट्रीट करा जाता था। एंड दे वर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म मीनियल टास्क, यानी कि छोटे काम उनको परफॉर्म करने पड़ते थे। बाकी ये जो 4 कास्ट के जो लोग हैं, इनके कचरा पट्टी को उठाना, इनके वॉशरूम्स को साफ करना, लाशों को ठिकाने लगाना, गांव में कोई जानवर मर गया तो उसको गाड़ना, ऐसे मीनियल काम से इनको करने पड़ते थे, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि भारत के अंदर सोशल बैकवर्डनेस कैसे पनप रही थी और कैसे एग्जिस्ट कर रही थी 18वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है। सोशल बैकवर्डनेस हम 2 डायमेंशंस में जानेंगे, हिंदूज के अंदर सोशल बैकवर्डनेस का क्या सिलसिला था और मुसलमानों के जीवन में कैसा। तो अमंग्स हिंदूज जो कास्ट सिस्टम जो था, जिसको हम जाति सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजिकली वैसे जाति और कास्ट में थोड़ा सा फर्क होता है। कास्ट बेसिकली आपका वर्ण सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होता है और उस वर्ण सिस्टम में और भी जो सब कैटेगराइजेशन होती है वो जातिज में बढ़ जाती है, ठीक है। ये एक मेजर फोर्स है डिसइंटीग्रेशन का, कि लोग अपने आप में एक दूसरे को हिंदू और हिंदू तो बोल रहे हैं लेकिन सेम नजरिए से उसको नहीं देख रहे, क्योंकि उनको लगता है विद इन हिंदू भी ये ऊपर कास्ट के लोग हैं और हम नीचे कास्ट के लोग हैं, ठीक है। तो बिसाइड द 4 वर्णास, हिंदूज जो थे वो बड़ी सारी कास्ट के अंदर डिवाइडेड थे। कास्ट रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, रिजिड हुआ करते थे। वो लोगों की पोजीशन को सोशल स्केल पर फिक्स कर दिया करते थे। कैसी पोजीशंस को? तो लोगों के ऊपर कास्ट सिस्टम को लेकर क्या रिस्ट्रिक्शंस थी, जैसे इंटरकास्ट मैरिज, एक पर्सन दूसरी कास्ट में शादी नहीं कर सकता, ठीक है, ये एक रिस्ट्रिक्शन थी। साथ में अलग अलग कास्ट के लोग जो है वो खाना नहीं खा सकते। किसी और कास्ट के लोगों ने किसी के खाने को छू लिया तो वो लोग उसको अवॉइड करते थे। और कास्ट सिस्टम लोगों के प्रोफेशन को भी डिटरमाइन करता था कि जो जिस कास्ट में जो लोग हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ब्राह्मण जो थे दे वर एक्सपेक्टेड टू बिकम टीचर्स एंड प्रीस्ट, जो शूद्र हैं वो छोटे लेवल का काम करेंगे, और जो अति शूद्र हैं, जो चंडालास हैं, ठीक है, वो और ज्यादा नीचे लेवल का मीनियल काम करेंगे। तो ये जो था इनका प्रोफेशन जो था ये फिक्स का, कि शूद्र जो काम कर रहा है उसका बच्चा वही काम करेगा, ब्राह्मण का बच्चा वही काम करेगा। सिमिलरली क्षत्रियस और वैश्यास का जो बच्चा है, जो उनके आगे की जनरेशन है, वो वही काम करेंगी, ठीक है। जो कास्ट रेगुलेशंस थे वो स्ट्रिक्ट तरीके से एनफोर्स करे जाते थे कास्ट काउंसिल्स के द्वारा, पंचायतों के द्वारा, और कास्ट के जो चीफ्स होते थे उनके द्वारा। लोग अगर अपने कास्ट के रूल्स को तोड़ते थे तो उनके ऊपर फाइन लगती थी, ठीक है, पेनल्टीज लगती थी। दे यूज टू सर्व पेनेंस ऑल्सो, प्रायश्चित करवाया जाता था उनसे, और कभी कभार कास्ट से उनको बेदखल भी कर दिया जाता था। देवर एक्सपर्ट फ्रॉम कास्ट, एक्सपल्शन होता था उनका, ठीक है। अब मुस्लिम्स के अंदर सोशल बैकवर्डनेस किस प्रकार से थी? मुस्लिम्स भी डिवाइडेड थे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, ट्राइब, स्टेटस, जबकि इस्लाम का धर्म ये बोलता है कि देयर शुड बी सोशल इक्वालिटी अमंग्स द पीपल, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डिवीजन चलती थी। अब मुसलमान जो होते हैं वो 2 मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड होते हैं धर्म को लेकर। किसी का अलग पर्सपेक्टिव होता है इस्लाम को लेकर, दूसरे पर्सन का अलग पर्सपेक्टिव होता है। उसके बेसिस पर इनको कैटेगराइज करा जाता है, नाम दिया जाता है इनको एस शिया एंड सुन्नी, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है? रिलीजियस डिफरेंसेस है, कि कुछ लोग इस्लामिक प्रिंसिपल्स पर किसी और पर्सपेक्टिव से एग्री करते हैं, और दूसरे जो मुसलमान है, जैसे शिया का मानना कुछ और है इस्लामिक प्रिंसिपल्स को लेकर सुन्नी का मानना कुछ और है। तो जो ईरानीस, अफगान, तुरानीस, हिंदुस्तानी मुस्लिम जो थे, जो नोबल्स थे, ऑफिशियल्स थे, उनके भी सबके अलग अलग मत थे इस्लामिक प्रिंसिपल्स को लेकर। अब जो मुसलमानों में जो नोबल्स, स्कॉलर्स, प्रीस्ट और जो आर्मी ऑफिसर्स होते थे वो टॉप लेवल के मुस्लिम्स होते थे, उनको हम कहते थे शरीफ मुस्लिम्स, ठीक है। और वो लोअर क्लास के, कास्ट नहीं लिखा हुआ है, लोअर क्लास यानी कि जिनके पास पैसा कम है, ऐसे मुस्लिम्स को कहा जाता था अजलाफ मुस्लिम्स। उनको अलग तरीके से वो ट्रीट करते थे, ठीक है, जिस तरीके से हायर कास्ट हिंदूज जो है वो लोअर कास्ट हिंदूज को ट्रीट करते थे, जैसे ब्राह्मण जो हैं वो शूद्र को ट्रीट करेंगे। अब ये जो डिवीजन था तो सोशल बैरियर थे, इसकी वजह से हिंदू सोसाइटी और मुस्लिम सोसाइटी जो थी वो वीक थी, और एक सेंस ऑफ यूनिटी और प्रोग्रेस जो था वो हमारे देश में लैक कर रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर जो अभी हमने सोशल बैकवर्डनेस के बारे में समझा, वो हिंदूज के पर्सपेक्टिव से अलग तरीके से समझा, मुस्लिम्स के पर्सपेक्टिव से अलग तरीके से समझा। लेकिन एक चीज जानने वाली इंपॉर्टेंट ये भी है,
18वीं शताब्दी के अंदर हिंदूज और मुसलमानों के बीच में क्या रिश्ते थे, क्या वो लड़ झगड़ कर रहते थे या फिर प्यार मोहब्बत से रहते थे, इसको भी समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 18th सेंचुरी के अंदर हिंदू मुस्लिम यूनिटी का क्या सिनेरियो था। क्या सच में वो यूनाइटेड थे, हारमोनियस तरीके से, पीसफुल तरीके से रहते थे, या उनके बीच में वाद विवाद चलता रहता था। 18वीं शताब्दी के अंदर हिंदूज और मुस्लिम जो थे, नो डाउट हारमोनियस तरीके से, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के तरीके से ये लोग रहते थे। ठीक है, कम्युनल जो क्लैशेस थे इनके बीच में या रिलीजियस इंटॉलरेंस की भावना बहुत कम थी। एक दूसरे के बिलीफ को ये रिस्पेक्ट करते थे और टॉलरेंस की भावना थी दोनों रिलीजियस ग्रुप्स में। कोऑपरेशन जो था हिंदूज मुस्लिम्स का, वो रिलीजन के बियॉन्ड सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट में भी आपको देखने को मिलता था। अभी हम उसको थोड़ी देर में जस्टिफाई करते हैं। तो रिलीजियस रेल में अगर हम बात करें, हिंदू मुसलमानों के बीच में यूनिटी क्यों थी? क्योंकि मेडिवल इंडिया के अंदर हिंदूज ने स्टार्ट करी थी भक्ति मूवमेंट और मुसलमानों ने स्टार्ट करी थी सूफी मूवमेंट। उसका जो असर था वो इस जमाने में भी पनप रहा था। ठीक है, अब बड़े सारे जो हिंदूज जो थे वो रिस्पेक्ट करते थे मुस्लिम संतों की, और मुस्लिम संत जो है वो हिंदू मंदिरों की, वहाँ के पुजारियों की, और जो पूरे का पूरा जो सिलसिला होता है हिंदूज का विद रिस्पेक्ट टू इट्स कल्चर, रिलीजियस कस्टम्स वगैरह, उनकी रिस्पेक्ट करते थे। कोई लड़ाई झगड़ा यहाँ पर ऐसा था नहीं। ठीक है, अब इसको जरा हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ दोस्तों जस्टिफाई करते हैं। मराठास जो थे धर्म से वो हिंदू थे, लेकिन उन्होंने सपोर्ट करा था, ठीक है, अजमेर में जो शेख मुहिद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसको डोनेशन वगैरह देकर। जो तंजौर के जो राजा थे, अगेन वो हिंदू थे, लेकिन उन्होंने नागौर के अंदर जो दरगाह थी शेख शाहुल हामिद जी की, उसको सपोर्ट करा था। टीपू सुल्तान धर्म से मुसलमान था, लेकिन उसने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था श्रृंगेरी टेम्पल को। श्रृंगेरी टेम्पल के बारे में अगर मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊं, ये एक हिंदू टेम्पल है विच इज डेडिकेटेड टू गॉड शारदम्बा, जो सरस्वती माता का रूप है। ठीक है, सरस्वती माता को ही वैसे कहा जाता है। और ये टेम्पल कहाँ पर है? कर्नाटका के अंदर है। और श्री आदि शंकराचार्य जो कि एक वैदिक स्कॉलर थे, उन्होंने इस टेम्पल को फाउंड करा था 8th सेंचुरी के अंदर। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, रिलीजियस डोमेन के बियॉन्ड जाकर सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स में भी हमें हिंदूज मुस्लिम्स की यूनिटी देखने को मिलती है। तो कल्चरल हार्मनी लिटरेचर में कैसी थी दोनों की? हिंदू राइटर्स जो थे वो पर्शियन भाषा में भी लिखना प्रेफर करते थे इस टाइम पर, और जो मुसलमान जो थे, वो मुसलमान राइटर्स जो थे वो हिंदी, बंगाली और दूसरे वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखने से कतराते नहीं थे। तो ये शो करता है कि कैसे इन दोनों रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में बहुत ज़्यादा टॉलरेंस की भावना थी 18वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है, अब हम औरतों की परिस्थितियों को जानते हैं कि 18वीं शताब्दी के अंदर औरतों की परिस्थिति जो थी वो कैसी थी। 18th सेंचुरी में औरतें जो थी उनका जो पूरा का पूरा जो लेवल था सामाजिक रूप से वो बहुत नीचे था मर्दों के कंपैरिजन में। ठीक है, उनके पास गिने चुने लीगल और इकोनॉमिक राइट्स थे। केरला में सिनेरियो अच्छा था औरतों का, आज भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आप सेक्स रेशियो वगैरह की बात करो, केरला में आज भी कोई दिक्कत नहीं है, इस जमाने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आउटसाइड केरला औरतें जो थी वो कंप्लीटली मेल कंट्रोल में थी। ठीक है, मेल्स के कंट्रोल में थी। उनको इज्जत से नवाजा तो जाता था, जैसे हम नवरात्रों के टाइम पर औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, है ना, उनको माता रानी के रूप में पूजते हैं हम। ये सिलसिला यहाँ पर भी चल रहा था, लेकिन उनसे एक्सपेक्ट ये करा जाता था कि वो एक अच्छी माँ और अच्छी बीवी बने, यही उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए उन्होंने बर्थ ले रखा है। अब विमेन जो है उनकी खुद की जो लिबर्टी थी, खुद की इंडिविजुअलिटी जो थी वो बहुत कम थी मेल्स के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे सोशल इवल्स प्रिवेल कर रहे थे, ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंदर, जिसने औरतों की जिंदगी को एक तरीके से कंप्रेस कर दिया था, सप्रेस कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती थी पर्सनल लाइफ में। ठीक है, और ये उनकी लाइफ में सबसे बड़े सोशल इवल्स थे। तो सबसे पहला है दहेज प्रथा, डाउरी सिस्टम। डाउरी सिस्टम मेनली अपर सेक्शन सोसाइटी में प्रिवेल करती थी। ठीक है, क्योंकि गरीब इंसान के पास इतना धन ही नहीं होता है, इतनी संपत्ति नहीं होती कि वो दहेज वगैरह लेन देन कर सके। तो अमीर लोगों के बीच में डाउरी बहुत ज़्यादा चलती थी, और ये डाउरी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी बंगाल के अंदर और राजपूताना किंगडम के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर जो पेशवा रूलर्स थे उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए इसको रोकने के लिए, लेकिन पूरी तरीके से वो स्टेप सक्सेसफुल नहीं हो सके। ठीक है, आज भी अगर आप ये कहो कि पास में डाउरी को कंट्रोल करने के लिए इनफ स्टेप्स लिए गए, तो डाउरी का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, दहेज की जो प्रथा है, वो तो आज भी चलती है। इसके अलावा
दूसरा सोशल ईवल था शादियों पर, बेटियों की शादियों पर बहुत भारी भरकम खर्चा करना। ये वाली चीज भी अपर क्लासेस के लोग ही करते थे, जिनके पास धन संपत्ति बहुत ज्यादा थी। अब ये सोशल ईवल कैसे है? अगर आपको बेटी की शादी पर आगे चलकर आप जानते हो कि बेटी बड़ी करनी है और उसकी शादी पर खर्चा बहुत ज्यादा करना है, तो धन संपत्ति को घर परिवार वाले बचपन से ही, अगर उनको पता लगता था कि बेटी पैदा हुई है, तो तब से जोड़ना शुरू कर देते थे वो। और इस चक्कर में बच्चियों को, बेटियों को एक बर्डन समझा जाता था, एक बोझ की तरह देखा जाता था। तीसरा सोशल ईवल था पर्दा सिस्टम, ठीक है, यानी कि घूंघट ओढ़ के रखना, मुंह ढकना, गैर मर्दों को अपना चेहरा ना दिखाना। अब ये जो पर्दा सिस्टम जो था, ये हिंदू में भी चलता था, मुसलमान औरतों में भी चलता था। अब लेकिन कुछ घर परिवारों में ऐसी दिक्कतें थी कि वहां पर चाहकर भी औरतें जो है वो पर्दा सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाती थी, जिनको दूसरे घरों में काम करना पड़ता था। और उनके घर के मर्द जो हैं वो बोल देते थे कि हाँ, हम गरीब परिवार से हैं, इतना हम अकेले सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो तुम्हें दूसरों के घर जाकर जो भी बर्तन, सफाई, झाड़ू पोछा वो करना है तो जाना पड़ेगा। वैसे औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन जो इकोनॉमिक नेसेसिटीज जो थी, जो पुअर फैमिलीज के अंदर जो थी इकोनॉमिक नेसेसिटीज, उसकी वजह से सम वेमेन वर फोर्स्ड टू वर्क आउटसाइड, ठीक है, गरीबी की वजह से। अब पर्दा सिस्टम जो था वो हायर क्लासेस के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन था, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। साउथ इंडिया के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर ये प्रैक्टिस नहीं करा जाता था पर्दा सिस्टम। ये वाली जो प्रथा थी पर्दा सिस्टम की, रीति रिवाज, ये नहीं चलता था दक्षिण भारत के अंदर। फिर चौथा सोशल ईवल था पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है? जब एक मर्द की बहुत सारी बीवियां होती हैं, ठीक है, इसकी वजह से पहली बीवी की या जितनी भी वाइफ्स हैं उनकी जिंदगी हेल हो जाती थी कि हम किसी और मर्द को चूज नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मर्द जो है वो अनगिनत जितनी मर्जी चाहे औरतों के साथ संबंध बना सकता है, शादी कर सकता है। तो अंदर ही अंदर वो बेचारी घुटती रहती थी, लेकिन कोई सवाल जवाब रेज नहीं कर पाती थी, क्योंकि समाज जो है वो उस टाइम पर ऐसा सेट था। आजकल की औरतें ज्यादा बोल्ड हो गई हैं, अगर उनको हल्का सा भी शक होता है, उनका पति लॉयल भी है, तब भी वो ड्रम में उसको गाड़ देती है, ठीक है। तो विमेन जो थी देवर एक्सपेक्टेड टू मैरी ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, ठीक है, लेकिन एक मर्द जो था यहाँ पर, अगर उसकी बीवी मर जाए तो वो शादी फिर से कर सकता है, और अगर एक बीवी है भी तब भी दूसरी शादी भी कर सकता है, ठीक है। पॉलीगैमी जो था ये भी अपर कास्ट सोसाइटीज के अंदर हमें देखने को मिलता है, और ये बहुत ज्यादा भारत के अंदर फैल रखा था 18वीं शताब्दी के अंदर, उत्तर प्रदेश में और बंगाल में, ठीक है। फिफ्थ सोशल ईवल था सती प्रथा, ठीक है। एक औरत जिसका पति मर जाता था तो उसकी जलती हुई चिता के ऊपर जिंदा औरत को बिठा दिया जाता था, इसको हम सती प्रथा कहते हैं। ये कस्टम जो था, ये दो रीति रिवाज परंपरा जो थी, ये हमें राजपूताना किंगडम में, बंगाल में, सेंट्रल इंडिया में और नॉर्दर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स में देखने को मिलती थी। दक्षिण भारत के अंदर ये एक अनकॉमन प्रैक्टिस थी, कुछ जगह पर थी, कुछ जगह पर नहीं थी, और मराठास ने, जहां पर उनका रूल चलता था दक्षिण भारत में, उसको इंकरेज भी नहीं करा। पेशवास ने, ठीक है, जो कि मराठा एम्पायर की पहचान थे, उन्होंने कुछ स्टेप्स भी लिए इसको रोकने के लिए अपनी टेरिटरी में, लेकिन उनको सक्सेस कम मिल पाई, फिर भी लोग कैसे ना कैसे कर लेते थे सती प्रथा को। अब राजपूताना किंगडम और बंगाल रीजन के अंदर ये जो सती प्रथा की जो प्रैक्टिस थी, दिस वाज प्रैक्टिस बाय फैमिलीज ऑफ राजास, चीफ, बिग जमींदार्स और अपर कास्ट जो हिंदूज थे वो इसको प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद विधवा जो है, सिक्स सोशल ईवल है, विधवा जो है वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। वहीं पर आपने पॉलीगैमी के अंदर देखा, अगर एक मर्द जो है उसकी बीवी अगर मर जाए तो वो दोबारा शादी कर सकता है, लेकिन विधवा औरत के साथ ऐसा नहीं था। विडो रीमैरिज बहुत ही ज्यादा अनकॉमन थी, कभी कभार लाखों में से किसी एक औरत की हो जाए दोबारा शादी उसके पति के मरने के बाद, जब वो विधवा बन गई है तो वो बहुत बड़ी बात होती थी। विडोज जो हायर क्लासेस से और हायर कास्ट से बिलोंग करती थी, दे वर नॉट अलाउड टू रीमैरी। अब जो विडो रीमैरिज जो सिस्टम था, ये जनरली कुछ रीजन्स में देखने को हमें मिलता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, लाखों में से किसी एक या दो औरत के साथ ये वाली चीज होती थी। जनरली इसको डिस्करेज ही करा जाता था। अब यहाँ पर एक फैक्ट आ रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है। अंबेर के एक राजा थे, राजा सवाई जय सिंह, ठीक है, और मराठा जनरल जो थे परशुराम भाऊ, इन्होंने प्रमोट करने की कोशिश करी विडो रीमैरिज को, लेकिन ये फेल हो गए। अब यहाँ पर आप एक चीज देखना, हमने मराठा जनरल की बात करी, परशुराम भाऊ की, ये विडो रीमैरिज को प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है, कि विधवाओं की शादी हो सके। अगर इस औरत का पति मर गया तो उसमें बेचारी, इसकी क्या गलती है, समाज जो है इसका जीना हराम कर देगा, इसको गैर मर्द जो है बुरी नजरों के साथ देख सकते हैं, छेड़छाड़ इसके साथ हो सकती है। तो वो चाहते थे, उनका इंटेंशन अच्छा था, अंबेर के राजा सवाई जय सिंह का और मराठा जनरल परशुराम भाऊ का, कि विडो रीमैरिज होनी चाहिए।
अब वहीं पर जब मराठा जनरल परशुराम भाऊ विडो रीमैरिज को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, तो जो पेशवास जो थे, अगर उनको पता लगता था कि हमारे एम्पायर में जो भी हमारे टेरिटरी के जो फ्रंटियर्स हैं वहां पर किसी विधवा ने अगर शादी कर ली है तो उनके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता था। उस टैक्स को हम कहते हैं पटदम। ये एक फैक्ट है इंपॉर्टेंट, इसको आप मेंस के आंसर राइटिंग में भी थ्रो कर सकते हो और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी किसी एग्जाम में पूछा जाए तो आप याद रखना, पटदम एक ऐसा टैक्स था जिसको पेशवास ने इंप्लीमेंट करा था ताकि जो विधवा अगर शादी कर ले तो उनके ऊपर टैक्स लगेगा। ये उस टैक्स का नाम था पटदम, ठीक है। और वहीं पर जो मराठा जनरल था परशुराम भाऊ, वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह जो था वो भी बहुत कॉमन था, ये भी एक सोशल इवल था और दोनों जेंडर्स के लिए ये वाली चीज होती थी। बेटे की भी शादी जो थी वो कच्ची उम्र में हो जाती थी और बच्चों की शादी भी। फिर पेट्रियार्कल सिस्टम, जहां पर मर्दों का दबदबा रहता है परिवार के अंदर। फैमिली सिस्टम जनरली पेट्रियार्कल था, पेट्रीलिनियल था, यानी कि जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी और जो घर के जो रीति रिवाज कायदे कानून हैं वो पहले परदादा बनाएंगे, फिर दादा बनाएंगे, फिर पापा बनाएंगे, फिर उनका बेटा बनाएगा, यानी कि मर्दों का बोलबाला, ठीक है। लेकिन केरला के अंदर ऐसा देखा जाता है, जो नैयर्स या जिनको हम नायर्स कहते हैं, उनकी जो फैमिली थी वहां पर इस कम्युनिटी के अंदर मैट्रिलिनियल सिस्टम भी फॉलो होता था, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है। केरला के अंदर सारी चीजें शुरू से ही बहुत अच्छी रही है, तो वहां पर जो सरनेम वगैरह जो थे वो मदर की साइड से कैरी होते थे और घर में औरतों का बोलबाला रहता था, लेकिन केरला इज एन एक्सेप्शन हियर, ओके। तो यहां से हमने क्या सीखा, जस्ट अ मिनट, यहां से दोस्तों हमें ये देखने को मिला कि औरतों की जो पोजीशन जो थी 18th सेंचुरी इंडिया के अंदर वो बहुत ज्यादा बद से बदतर हालात के अंदर थी, ठीक है। कुछ रिफॉर्मर्स, आगे चलकर हम सोशल रिफॉर्मर्स की चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज को प्रमोट करने की बात करी थी। ये सारी चीजों के बारे में हम आगे चल के जानेंगे। तो कुछ एनलाइटेंड रूलर्स और सोशल लीडर्स ने औरतों की पोजीशंस को चेंज करने के लिए कदम तो उठाए, लेकिन जर्नली जो औरतों की जो कंडीशंस जो थी, इट वाज मार्क्ड बाय इनइक्वालिटी और इनजस्टिस, ठीक है। जो चीज मर्दों को मिल रही है उतनी लिबर्टी, उतनी फ्रीडम और लाइफ के उतने पैरामीटर्स औरतों के पास नहीं थे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्लेवरी की, ठीक है। गुलामी भी चलती थी 18वीं शताब्दी के अंदर भारत के अंदर, ठीक है। एक और सोशल इविल जो कि इस टाइम पर प्रेवलेंट था वो था स्लेवरी। किसी को मतलब आपने बंधुआ मजदूर बना लिया, आप उसको पैसे दे नहीं रहे हो और उससे गुलामी करवा रहे हो, अपने काम करवा रहे हो। तो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, फेमीन, नेचुरल कैलामिटीज और एक्सट्रीम पॉवर्टी की वजह से कुछ घर परिवार के लोग मजबूर हो जाते थे कि वो अपने बच्चों को ही बेच देते थे फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस, कि हमारा घर परिवार चल सके, हमारी बेटियों को ले लो। जनरली बेटियां ही बिकती थी, कुछ केसेस में बेटे भी बिकते थे, छोटे बच्चे भी बिकते थे। राजपूत, खत्रीज और कायस ये जनरली अपने घरों में स्लेव वेमेन को रखते थे घर के काम करवाने के लिए। जो यूरोपियंस आए आगे चलकर सूरत में, मद्रास में और कलकत्ता में, वो स्लेव्स को परचेज भी करते थे, मार्केट में बोलियां लगती थी, ठीक है, और अपने घरों के काम वो उनसे करवाते थे और उनका शारीरिक और मानसिक शोषण तो होता ही था, ठीक है। स्लेव्स जो भारत के अंदर थे, लेकिन फिर भी उनकी कंडीशन इतनी बुरी नहीं थी जितने अमेरिका और यूरोप के अंदर जो स्लेव ट्रेड होता था, जो स्लेव्स का जो व्यापार होता था, जितनी कंडीशन वहां पर बुरी थी उतनी कंडीशन भारत के स्लेव्स की इतनी बुरी नहीं थी, ठीक है। तो यहां पर यही सब लिखा हुआ है कि ज्यादा गरीबी की वजह से कुछ घर परिवार इतने मजबूर हो जाते थे कि वो अपने बच्चों को, बेटियों को बेच देते थे, है ना। और जो लोग स्लेव्स को खरीदते थे उनसे वो घर का काम करवाते थे। जब यूरोपियंस यहाँ पर आए तो उन्होंने स्लेव ट्रेड करना शुरू करा, परचेज करते थे वो स्लेव्स को, बोलियां लगती थी बाजारों में इस चीज़ की। लेकिन भारत के अंदर स्लेव्स जो थे उनकी कंडीशन एज कम्पेयर टू अमेरिका और यूरोप के अंदर जो स्लेव्स थे उनसे फिर भी बेटर थी। इस सोशल डायमेंशन के अंदर हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज एजुकेशन सिस्टम कैसा था। 18th सेंचुरी के अंदर एजुकेशन सिस्टम भारत का ट्रेडिशनल था, ठीक है। हमारे देश में क्या क्या चीजें पढ़ी जाती थी उस टाइम पर, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस दी जाती थी? लिटरेचर, लॉ, रिलीजन, फिलॉसफी और लॉजिक, ठीक है। फिजिकल और नेचुरल साइंसेस जो है ये नहीं पढ़ाई जाती थी। टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, ऐसे चीजें, ऐसे डिसिप्लिन नहीं पढ़ाए जाते थे। टीचर जो थे उनकी इज्जत बहुत थी समाज में, कम्युनिटीज के बीच में, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे 18वीं शताब्दी के अंदर भारत के शिक्षा के क्षेत्र में, उसको हम जानते हैं। लिटरेसी अगर हम बात करें, एवरेज लिटरेसी जो थी हमारे देश में 18वीं शताब्दी में
वो ज़्यादा ही थी एज कम्पेयर टू 19th सेंचुरी के अंदर जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर सिचुएशन फिर भी एजुकेशन को रिसीव करने के लिए बेटर ही थी हमारी भारत में। गर्ल्स की एजुकेशन की बात करें, ज़्यादातर जो लड़कियां जो थी उनको एजुकेट नहीं करवाते थे घर परिवार के लोग। औरतों की एजुकेशन को नज़रअंदाज कर दिया जाता था, लेकिन कुछ जो औरतें थी जो वेल्थियर फैमिली से थी वो इस चीज़ के लिए एक्सेप्शन थी, यानी कि उनको पढ़ने लिखने दिया जाता था। एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें, जब आप ये ABCD और लिखना पढ़ना सीखते हो तो एलिमेंट्री एजुकेशन वाइड स्प्रेड थी। हायर कास्ट के लोग तो इसको अचीव करते ही थे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं कि लोअर कास्ट के जो लोग थे वो भी इस एलिमेंट्री एजुकेशन को रिसीव करते थे। बड़े सारे एग्जाम्पल्स ऐसे इतिहास में पाए जाते हैं जहाँ पर लोअर कास्ट से आने वाले जो बच्चे जो थे वो भी स्कूल जाते थे। हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हायर एजुकेशन सेंटर्स जो थे कंट्री के अंदर फैले हुए थे, और इसको ऐसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो होते हैं उसको फाइनेंस करा जाता था। उसके लिए जो पैसे दिए जाते थे वो नवाब देते थे, राजा देते थे, और बड़े बड़े जो अमीर ज़मींदार होते थे वो देते थे। फिर हम बात करते हैं संस्कृत लर्निंग। संस्कृत एक प्राइमरी भाषा थी, मेन भाषा थी यहाँ पर इस टाइम पर। हायर एजुकेशन हिंदूज की जो होती थी वो संस्कृत के अंदर होती थी जनरली, और सिर्फ ब्राह्मण ही ज़्यादातर उस एजुकेशन को रिसीव कर पाते थे। हमारे देश में मेडिवल इंडिया का जब ये टाइम चल रहा था तो एक फ्रेंच ट्रैवलर आया था जिसका नाम था फ्रैंकोइस बर्नियर, ठीक है। उसने यहाँ पर काशी लिखा हुआ है, काशी मतलब यहाँ पर काशी को कहा जा रहा है। इसने काशी की जगह को बोला था कि दिस इज एथेंस ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी एडवांस एजुकेशन अगर संस्कृत भाषा के अंदर अगर प्राप्त करनी है, संस्कृत के डोमेन में अगर प्राप्त करनी है, ठीक है, तो काशी एक मेजर हब था संस्कृत को सीखने का। वहीं पर अगर हम पर्शियन एजुकेशन की बात करें, पर्शियन एजुकेशन जो है वो पर्शियन भाषा जो है वो लैंग्वेज थी मुगल्स की, और ये हिंदूज और मुसलमानों के बीच में इक्वली पॉपुलर थी। अब यहाँ पर एक फैक्ट आ रहा है, पटना का पुराना नाम आपसे बोला जा रहा है अजीमाबाद। अजीमाबाद जो जगह थी जिसको आज के टाइम में आप पटना से जानते हो जो कि बिहार में है, यहाँ पर ये अजीमाबाद एक हब था। उस टाइम पर पटना को अजीमाबाद कहा जाता था, एक हब था पर्शियन स्टडीज़ के लिए, जिस प्रकार से काशी एक हब था संस्कृत स्टडीज़ के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें दोस्तों अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर अपने इकोनॉमिक डायमेंशन को कवर करा। इकोनॉमिक कंडीशन भारत की क्या थी 18वीं सेंचुरी के अंदर, और सोशल कंडीशन, सोशल फैब्रिक भारत का कैसा था 18वीं शताब्दी के अंदर। अब हम अगले लेक्चर में जानेंगे कल्चरल स्टैग्नेशन को, और उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।